मेथड में हम लोग लेट से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। सो लेट से दिस इज अ कैंडल, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इससे लाइट रेज निकलती हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ कैपिटल डी डिस्टेंस, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि एक फिक्स डिस्टेंस कैपिटल डी पर एक स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। दिस इज अ स्क्रीन। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस रखना है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के साथ है। तो बेटा आप कॉन्वेक्स लेंस को बीच में किसी पोजीशन पर रखते हो। तो बेटा आप क्या करोगे, आप चाहते हो कि आपको एक क्लियर इमेज इस स्क्रीन पर दिखाई दे, तो आपको इसको क्या करना होगा, लेंस को शिफ्ट करना होगा। लेंस को यदि आप शिफ्ट करोगे तो आप मान लेते हो कि यहां से ए डिस्टेंस पर लेंस को रखा, तो डी माइनस ए डिस्टेंस पर क्या होगा, इमेज बनेगा, ठीक है। अब आप लेंस को और भी शिफ्ट करते हो, तो बेटा और भी शिफ्ट करने पर आपको समझ में आता है कि एक और पोजीशन हो सकती है। फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है कि ये डी माइनस ए डिस्टेंस हो और ये वाली ए डिस्टेंस हो। इस कंडीशन में भी क्या होता है, जो इमेज है वो स्क्रीन पर बनती है। समझ में आया? सो देर आर टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द मतलब पोजीशंस ऑफ द लेंस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, फिर लेंस फॉर्मूला को यूज करके और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था, है ना। तो लेंस फॉर्मूला को यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया था और उसी से हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे, ठीक है। तो यस कहाँ सर। गया, कौन सी स्लाइड में था, एक मिनट, था नॉट हियर, नॉट हियर। अच्छा इसमें ये रहा, है ना। तो लास्ट में यहाँ तक किया था। दो पॉसिबल ऐसी उसकी पोजीशंस हो सकती है। तो बेटा इसके लिए हमने इस तरह से डिराइव किया। तो फाइनली देखो एक या ये चीज आपको याद रखनी है, कौन सी, एक तो याद रखनी है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब जो जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन है वो बेटा 4f से ज्यादा या फिर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ओवर, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर। नो, ठीक है। और इसके अलावा एक और, बेटा जब आप इमेज बनाते हो तो लेट से फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन जब ए डिस्टेंस पर रखा, तो मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनेगी I1, है ना, उसकी हाइट I1 मान ली। अब d माइनस ए डिस्टेंस पर रखा, तब स्क्रीन पर जो इमेज बनेगी उस इमेज के हाइट को हमने I2 मान लिया। तो ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल हाइट होगी या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बेटा ऐसी कंडीशन में ये चीज और लिख लेना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ Hi1 Hi2। समझ रहे हो? ये क्या आ गया आपको बेटा, H0 मिल गया, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की साइज क्या आ जाएगी बेटा, रूट ऑफ Hi1 इंटू Hi2, ठीक है। ये रिजल्ट और आपको याद रखना है, बस इतना याद है तो आपका काम हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड में एक और ये चीज और ऐड करनी है आपको, दैट्स ऑल। तो बेटा Hi1 क्या है बेटा, जो फर्स्ट पोजीशन पर आपने लेंस को रखा और स्क्रीन पर इमेज बन रहा है, फिर सेकेंड पोजीशन पर आप लेंस को रखते हो तो जो इमेज बनता है, तो ऑब्वियसली लेंस की पोजीशन अलग है तो मैग्निफिकेशन तो अलग अलग आएगा। सो अकॉर्डिंगली व्हाट विल हैपन, वी विल गेट टू डिफरेंट साइज ऑफ इमेजेस। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट ले लो तो बेटा आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके बच्चों, यस सर। यस दैट्स इट, इतना आपको याद रखना है और ये काफी है ना। या तो अब तो इसी के चैप्टर हो साथ, गया है ये। हाँ बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। समझ डाउट्स गए? पूछ लें। हाँ जी, अब डाउट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक दो क्वेश्चन और करें। यस सर। यस, चलिए। तो कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। एक एग्जांपल है आपके सामने, लेट्स से एक इस तरह का एक कॉन्केव मिरर है और
कुछ प्रॉपर डाटा के साथ आपसे पूछता हूँ। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकना बेटा, है ना। क्या है कि मैं अपने से डाटा दे दूंगा ना तो फिर गंदे गंदे आंसर आएंगे। सो इट्स बेटर कि मैं आपको प्रॉपर चेक करके ही देता हूँ, है ना। या जस्ट अ मिनट। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, या हाँ, तो इसमें पानी भर देते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कोई लिक्विड भर देते हैं, तो क्या होगा लिक्विड भरने पर। हम्म, या ठीक है, ठीक है, चलेगा। बेटा यहाँ पर मैंने कुछ लिक्विड भर दिया है ना, बहुत थोड़ा लिक्विड भरा है। और यहाँ पर ये मिरर है, ठीक है। और इसके 120 सेंटीमीटर ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। कहाँ से? मिरर की सरफेस से, ठीक है ना। मिरर की सरफेस से, या आप पोल बोल सकते हो, वहां से 120 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन इज कि 120 सेंटीमीटर, या अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ 120 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है बेटा? 120 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसके अंदर जो लिक्विड भरा है बेटा, वो लिक्विड का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हो, म्यू इज इक्वल्स टू 5/3। ये मैंने दे दिया है खुद से, ठीक है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 5/3, ठीक है। या तो ये थिन लेयर ही है, तो आपको क्या बताना है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। फाइंड द distance of image from the object, distance of image from the object, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ट्राई दिस बच्चों। एक तरीका तो ये है कि आप इसको एक लेंस कंसीडर करके और सॉल्व करो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली मिरर को, मिरर से, हाँ ठीक है, आप अपने हिसाब से करो, फिर मैं बाद में हिंट दूंगा, पहले आप खुद से करो, ठीक है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो क्या होता है? सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। और फाइनल इमेज बन जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज मतलब फाइनल इमेज, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सर लिक्विड के बाहर वाला ये सर लिक्विड के लिक्विड के बाहर बाहर वाला वाला एरिया है एयर ना। है, बाहर एयर है, ठीक है ना। बाहर एयर है, यस। देखो आप स्मार्ट मेथड भी यूज कर सकते हो और लेंथी मेथड भी यूज कर सकते हो। स्मार्ट मेथड यूज करोगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। और स्मार्ट मेथड कैसे हो सकता है? मिरर के ऊपर एक ऑब्जर्वर को मान लो, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा। अपकमिंग संडे आपका कोई टेस्ट है बच्चों?
No, sir. नहीं सर। नो। ओके, बेटा आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो चुका है कंप्लीट? Yes, sir. गुड। तो बेटा हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते हैं यदि नेक्स्ट वीक क्लास लगती है तो, मतलब अब नेक्स्ट क्लास में। हमारा मतलब नेक्स्ट क्लास में यूएनडी मतलब डाल दिया है, बट समझ में नहीं आया आपका क्यों। यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर्स एंड मेजरमेंट्स पूरा कंप्लीट हो गया है? यस सर। यस ओके, सर। और फैकल्टी का नाम क्या लिखा है? मेरा ही लिखा है, किसी और का लिखा है? सर आपका ही लिखा है सर। ठीक है, कोई यस बात सर। नहीं, अपन बेटा इसका बचा हुआ पार्ट करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना? मतलब रे ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट है। एक्चुअली वो सिर्फ मेन में मतलब मेनली मेन में आता है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ऐसा नहीं कि एडवांस में उससे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है? बट वो मेन टॉपिक है, ठीक है, मेन का टॉपिक है वो, तो वो कर लेंगे अपन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर उसका मॉड्यूल अलग से मिलता है क्या सर? बेटा उसका मॉड्यूल, उसका मॉड्यूल अलग से, वैसे मेन वालों के तो उसी में ही आता है, और एडवांस आपके एडवांस की बुकलेट में नहीं है क्या? नहीं है सर, मतलब एटलीस्ट अभी तक जो जितने भी बुकलेट्स मिले हैं उसमें नहीं है सर। हाँ ज्योमेट्रिकल तो बेटा ऑप्टिक्स ये के हैं, उसका एक्चुअली कोई क्या मेंशन नहीं है। होता है, ये एडवांस के टॉपिक्स में नहीं है ना, ये एडवांस में नहीं होता है ये वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो सिर्फ मेन का टॉपिक है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, मैं आपको उसकी प्रॉपर थ्योरी नोट करवा दूंगा और उसके क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। या सर तो तो बेटा लाइक एचसी वर्मा में है। चैप्टर का पार्ट है वो। हाँ, एचसी वर्मा में भी है। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो? सर तो लाइक वो इसी चैप्टर का पार्ट है, बट हाँ कि बेटा, दैट इज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बट नॉट इन एडवांस सिलेबस, ठीक है? लेकिन एडवांस वाले पहले उसकी थ्योरी समझा के और फिर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए वो आना चाहिए ऐसी चीज, और बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंपल भी है, तो हम लोग उसको कर लेंगे, है ना? हाँ जी, क्या ये किसी ने सॉल्व किया? सर yes? मुझे आंसर 72 आ रहा है सर। सेम यार। Am I audible? यस सर। यस, एक्चुअली पावर पावर कट हो गया, उसकी वजह से वॉइस भी चली गई, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, नाउ ऑडिबल राइट? वॉइस इज लैगिंग और इट्स फाइन? ठीक है सर। हेलो? यस बच्चों, अभी सुनाई दे रहा है ठीक से? हेलो? यस सर। गुड। तो बेटा देखो, मैंने पहले क्या किया, इस छोटे से जो लिक्विड भरा है ना, उसको एक लेंस की तरह ट्रीट किया, तो उसकी ऊपर वाली सरफेस फ्लैट होगी और नीचे वाली कर्व्ड होगी।
तो म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो -120 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो आपको यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ मिलेगी, दैट इज 2/3 इंटू, यहाँ पर आप लगा लोगे माइनस माइनस प्लस 1/120। बेटा यहाँ से फोकल लेंथ आपको कितनी मिल रही है, f इज इक्वल्स टू इसको 180 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये आपको मिल रही है फोकल लेंथ। तो ये आपको जो फोकल लेंथ मिल रही है, तो बेटा इक्विवेलेंट जो बनेगा वो एक मिरर होगा, इक्विवेलेंट मिरर। तो 1/f मिरर इज इक्वल्स टू 1/fm माइनस 2/f लेंस। और ये क्या किया हमने, f लेंस फाइंड किया। तो अपना काम तो हो गया, जो अपने को चाहिए था वो यहाँ से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो क्या मिलेगा अब, 1/f मिरर, मिरर का फोकस नेगेटिव कितना होगा, R/2 मतलब -60 पर होगा, ठीक है, माइनस 2/f लेंस। तो 2/f लेंस कितना है, ये 180, तो ये 90 हो गया। तो बेसिकली आपको यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा ये, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, -3 -2, है ना। तो बेटा फोकल लेंथ ऑफ मिरर यू आर गेटिंग 180 डिवाइड बाय 5, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम, बेटा इतना सब कुछ क्लियर है। अब क्या करोगे, अब आप 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/fm इसको यूज कर लो, और आप फाइंड कर लो v यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज। किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ सर। नो, ठीक है। तो इससे आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हुआ, ये कैसा मेथड हुआ, फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो इससे आपको आंसर मिलेगा, v मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। हाँ, अब सेकंड सेकंड मेथड क्या होगा बेटा, सेकंड मेथड ये है कि आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर लिक्विड भरा है, दैट्स ओके, और ये मिरर है ना, मिरर के ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है, आप ऐसा मान लो। तो बेटा यदि मिरर के ऊपर ऑब्जर्वर बैठा है, तो ऑब्जर्वर का हो गया डेंसर मीडियम के अंदर, और वो किसको देख रहा है, रेयरर मीडियम के अंदर देख रहा है, ठीक है। तो उसको इमेज कहाँ दिखाई देगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज उसको कहाँ दिखाई देगा, एनीबॉडी, यस। ऑब्जर्वर बैठा है मिरर पर, तो उसको इमेज दिखाई देगा। देखो इस या डिस्टेंस को यदि पेरेंट। मैं डी बोल दूं, तो या तो इसको D1 बोल लेते हैं ना, तो वो दिखाई देगा मुझे 120 इंटू 5/3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ये सही है या गलत है, करेक्ट ना। अरे बेटा वो डेंसर मीडियम में बैठा है, तो यस उसको और सर। दूर दिखना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, यस 200, करेक्ट, यस सर। यस। तो अब क्या होगा कि मिरर के लिए ना, मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट अब 200 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लगा लो मिरर फॉर्मूला। तो यदि बेटा मिरर फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाते हो, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 2/r, ठीक है। इस फॉर्मूला में आप डाल दोगे, लेकिन लेकिन आप ये जो D1 है ना, U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, U1 की वैल्यू हो जाएगी -D1, समझ तो रहे यहाँ हो पे D1 क्या रियल डेप्थ है क्या सर? बेटा, नहीं, देखो D इज द रियल डिस्टेंस, वो कितनी है 120, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ओके सर। हमने मान लिया कि मिरर एक ऑब्जर्वर है, हमने क्या मान लिया, मिरर एक ऑब्जर्वर है, और वो कहाँ है, वो लिक्विड के अंदर है, तो मतलब वो डेंसर मीडियम में है ना, करेक्ट। यस तो वो सर। डेंसर से रेरर को देखता है, डेंसर से रेरर में देख रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इमेज कहाँ दिखाई देगा उसको, मतलब उस ऑब्जर्वर के लिए वो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, 200 सेंटीमीटर पर होगा, करेक्ट, यस, यस सर। यस। तो मतलब मिरर खुद एक ऑब्जर्वर है, और उसको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है 200 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो बेटा उस ऑब्जेक्ट का वो इमेज कहाँ बनाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/v प्लस 1/- ऑफ 200 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2/r, r इज माइनस ऑफ 120, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम,
सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, लाइक वो जो ऑब्जेक्ट है वो 120 सेंटीमीटर पे है और मिरर का रेडियस भी 120 सेंटीमीटर है, तो फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो बेटा फिर वो सेंटर ऑफ लाइक कर्वेचर पर तो अगर है, वो लेकिन एक पानी नहीं प्रॉब्लम है। होता तो फिर, हाँ, पानी नहीं होता तो हो जाता, तो सर डायरेक्टली कर अगर लेते, पानी लेकिन अभी नहीं है तो फिर उसी के ऊपर इमेज बनेगा, हाँ, तो यस, फिर अपेरेंट डेप्थ से सीधा सीधा 72 आंसर आ जाता। ओके, ठीक है। हाँ, तो वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। देख लेना दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है सर, आ रहा है 72 ना, आ तो रहा बस वेरी गुड। ये अपेरेंट डेप्थ वाला ही मेथड निकाला है हमने, ठीक है, इससे भी वही आंसर आने वाला है, ओके। तो बेटा है। दोनों में से कैसे भी करो आपको आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। जब आपको कुछ क्लिक नहीं कर रहा है तो ऊपर वाला मेथड इज द बेस्ट मेथड, ओके, गॉट इट। सर मुझे ऊपर वाले मेथड से -360/7 आ रहा है और नीचे वाले मेथड से -600/7 आ रहा है सर। या बेटा आप जो 72 इसका आंसर बता रहे हो, आपका क्या आ रहा है, दोनों मेथड से सेम आ रहा है या अलग आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है सर। दोनों मेथड से डिफरेंट आंसर आ रहा है, ओके। चलिए देखते हैं इससे क्या आता है, देखते हैं, ठीक है। चलो इससे जो भी आएगा वो करेक्ट ही है आंसर, ठीक है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो अभी अभी ये कहाँ तक हुआ है, या ये कंप्लीट हो चुका है, वैसे इसमें बस वैल्यू रख के आंसर निकालना है ना, तो इसका तो कोई तकलीफ नहीं है। जस्ट अ मिनट, या तो दूसरा वाला मेथड जो था, सेकंड में, अरे चल जाओ, हाँ, सेकंड मेथड। बेटा सेकंड मेथड में देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, इस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये 120 है, ठीक है, और यहाँ से ये 120 की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो सर बेटा इसका सबसे पहले, अपारेंट मतलब उसके लिए जो यू होगा सर वो 200 हो जाएगा। हाँ, तो इमेज फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लिए इमेज कितनी होगी, तो इमेज फॉर रिफ्रैक्शन, तो पहले रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, और फिर से रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो इमेज फॉर रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू, हम लोग बोल सकते हैं कि 120 इंटू 5/3, ठीक है। 120 इंटू 5/3 क्या था, 200 सेंटीमीटर आया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ देखो, उसके बाद मैं रिफ्लेक्शन कराता हूँ, तो इमेज फ्रॉम, या इमेज फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, तो बेटा रिफ्लेक्शन ओके के सर, लिए मैं क्या लास्ट होगा, स्टेप में रिफ्रैक्शन का नहीं किया था सर, इसीलिए अलग आया सर। ओके, या एफ यू अपॉन एफ प्लस यू, करेक्ट, मतलब एफ यू अपॉन एफ माइनस यू होता है, सॉरी। हाँ, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, वैल्यू रखोगे, लेकिन ये एफ किसका आएगा, मिरर का आएगा, यानी कि r/2 रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग वैल्यू रखते हैं तो कितना आएगा, -60 इंटू -200 डिवाइड बाय -60 और माइनस माइनस प्लस 200, करेक्ट। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो -60 इंटू -200, तो ये तो प्लस हो गया, और यहाँ पर बेटा 140 आ रहा है ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोगों को, ये 3, ये 7, तो ये 600/7 आया, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया। तब -600/7 सर। माइनस के बेटा प्लस ही आ रहा है ना। सर वहां पे मत, ओ ओके सर। ठीक है, या अभी नेक्स्ट, अब ये क्या हो गया, नाउ अगेन फॉर रिफ्रैक्शन, है ना। तो अब लास्ट जो फाइनल इमेज फ्रॉम रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन फिर से हो रहा है, तो उसमें हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर से अपरेंट डेप्थ, लेकिन अभी ऑब्जर्वर कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। तो ये हो जाएगा जो आपको यहाँ पर मिल रहा है 600/7 इंटू 3/5, है ना, या इस तरह से इसको करना पड़ेगा। तो बेटा 5 से इसको कैंसिल करो, तो ये कितना आ रहा है, 120, है ना। तो 360/7 आ रहा है यहाँ से, ओके, क्लियर। तो यस सर। 360/7 पर फाइनल इमेज बनेगा, मतलब 360/7 फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। और ऊपर वाले को करो तो भी शायद यही आना चाहिए, है ना, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। यस, ठीक है।
तो 1/b प्लस 1/u, यहाँ पर ये कहाँ है, यहाँ पर ये 120 की डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर -120 डालोगे इज इक्वल्स टू 1/f मिरर, यहाँ पर -36 डालोगे, ठीक है। बस इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से सेम ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। सर मेरे को माइनस आ रहा है, मतलब -360/7 आ रहा है, इसी को सॉल्व करने पे फर्स्ट वाले मेथड। ओके, इसको सॉल्व करने पर माइनस, एक मिनट, हाँ यहाँ पर सब कुछ ठीक है। हाँ बेटा, वो माइनस देखो लास्ट वाले में क्या हो रहा है, लास्ट वाले में तो हमने मैग्नीट्यूड यूज किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड यूज किया है, कैन यू सी, ये अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने यहाँ पर, यस। हाँ सर समझ गया। हाँ, तो ये अपेरेंट डेप्थ से ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, एक्चुअल में इमेज कहाँ है, ऑब्जेक्ट साइड ही बन रहा है ना। तो ऊपर वाले में क्या हो रहा है, साइन कन्वेंशन के साथ बता रहा है, इस वाले में साइन कन्वेंशन के साथ नहीं बता रहा है, ठीक है। पर ये वो हम लोगों फॉर्मूला ने में ठीक एफ है क्यू अपॉन यू माइनस एफ है ना, होता है ना। fu upon u minus f, 1/v plus 1/u is equals to 1/f, यदि इसमें रखते हैं तो 1/v is equals to 1/f minus 1/u, है ना। हाँ, fu upon u minus f हो रहा है, नहीं, fu upon u minus f, यस बेटा उल्टा लिख वो दिया, राइट। तो वो मतलब साइन भी फिक्स हो जाएगा फिर, आई थिंक हाँ बेटा नेगेटिव बिल्कुल, 600/7। यस यस यस, ये गड़बड़ हो गया, नहीं, ये गड़बड़ हो गया। fu upon u minus f लगाना है, मैंने उल्टा लिख दिया, f minus u लगा दिया बेटा, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ लगाना है, ठीक है, यस। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो यू कितना था, माइनस का 200 और एफ कितना है, माइनस का 60, तो ये तो चेंज हो गया, ये तो बहुत खतरनाक सा आ गया सर है ना। माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस 60 तो प्लस 60 हो जाएगा ना। यस यस यस, वही बोल रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा खतरनाक आ रहा है, बट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, ऊपर वाले और इससे मेरे ख्याल से सेम ही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी है यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, फिर एक मिनट, यहाँ पर ये वाला चेंज हो जाएगा, या सिर्फ एक ही स्टेप चेंज होगी, बस ये 600/7 की जगह जो ऊपर से आया था वो डालना है, ठीक है ना। मेथड वही है, जिस वैल्यू गलत आ गई है, तो 3/5, और यहाँ से जो भी आ रहा है तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 60 × 200 /260, है ना। एक जीरो तो हटा दो, इसको 3 लिख लो और इसको 13 लिख लो, तो यू कैन से कि ये हो गया 600/13, ओके, 600/13, और वो भी नेगेटिव वाला। खैर नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें तो हम मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं ना। तो 600/13, तो नीचे ये आ गया, है ना, 360/13 आ रहा है यहाँ पर, ओके। अच्छा, ऊपर वाले में चले तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, सॉल्व करोगे तो आई आई थिंक ये सेम ही आना चाहिए, ओके। तो आप सॉल्व करके देखोगे, सेम ही आना चाहिए, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो बेटा, सही आएगा। लेकिन दूसरे वाला थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि ये दूसरा वाला ना, एक हम लोग इसको अज्यूम करके कर रहे हैं, मीन्स दिस इज नॉट द ऑफिशियल या फिर प्रॉपर मेथड, दिस इज जस्ट लॉजिकल, ये हम लॉजिक से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट वाला मेथड जो है बेटा, वो प्रॉपर हम लोग कैसे कर रहे हैं, प्रॉपर मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। सर, फर्स्ट वाला ज्यादा इजी है सेकंड वाले से, सेकंड हाँ, वाले में मतलब फर्स्ट वाला इजी है, कॉम्प्लेक्सिटी है। हाँ हाँ, ये करेक्ट। तो आप फर्स्ट वाले से करो बेटा, और भी बेटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यूज फर्स्ट वाला मेथड इफ यू डोंट लाइक सेकंड वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला यूज कर लो, ठीक है, सेकंड वाला हटा दो, कोई बात नहीं, हमें सेकंड नहीं करना, फर्स्ट वाला ही करेंगे, ठीक है। सो you'll गेट द आंसर, और जो भी आंसर आए सही है, हटा दो सेकंड वाला मेथड, नहीं करना है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते इसकी वजह। चलिए, ये आपने सीख लिया, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, या फिर डाउट डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली, है ना। यस, रेडी, यस सर। ओके बच्चों, ओपन योर मॉड्यूल। तो वो लास्ट डे के थोड़े डाउट्स पेंडिंग थे ना, लास्ट टाइम के सेशन पे, आई अच्छा, थिंक। लास्ट सेशन के डाउट्स पेंडिंग है, ओके। यस सर, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। चलो, तो लास्ट सेशन के डाउट्स पर चलते हैं, यही वाला था ना।
इसका मतलब लास्ट जो डाउट सेशन हुआ था उसमें हम डाउट कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, यस बेटा, बिल्कुल। चलो जो भी हो, आप कहाँ तक कर चुके थे, किसी को याद है? सर आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन तक किया था, उसके बाद नहीं हुआ था। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन तक किया था, फिर नहीं हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। बेटा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर डाउट्स डिस्कस करते हैं, दैट विल बी बेटर। तो जल्दी जल्दी से आप अपना मॉड्यूल खोल लीजिए और मेरे को क्वेश्चन नोट करवा दीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है। विल डिस्कस दैट ओनली, ठीक है। सर ICE 7 ICE 11 में डाउट है सर। एक्सरसाइज 1 में लाइक बोलूं सर? हाँ हाँ, एक मिनट, रुको रुको रुको, मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बुकलेट खोल लेता हूँ, यस, एडवांस, या। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इन चैप्टर एक्सरसाइज की बात कर रहे हो आप? यस सर। ओके, ठीक है। तो आ जाइए सबसे पहले इन चैप्टर एक्सरसाइज में। कौन सा पेज नंबर है बेटा? सर पेज नंबर नहीं पता सर, बस ICE 7 और ICE 11 में डाउट है सर। ओके, इन चैप्टर एक्सरसाइज 7 एंड 11 है ना। चलिए पहले इन चैप्टर एक्सरसाइज 11 में आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन बेटा, इसमें किस चीज में डाउट है आपको? सर एक ही क्वेश्चन है सर। एक ही क्वेश्चन है। अ chromatic convergent doublet of two lengths is in contact has a power of 2d, ठीक है, and convex lens has power 5d. What is the ratio of dispersive power of the convergent and divergent lens? ठीक है। तो बेटा वहां पर दो लेंसेज है जिनके कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है ना। यस सर। यस। तो आपको क्या करना है बेटा, अक्रोमेटिक कन्वर्जेंट डबलेट, कहने का मतलब यही है कि ये दो लेंसेज को मिला के एक एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है। सर डिस्पर्सिव पावर अपॉन F1 प्लस डिस्पर्सिव पावर अपॉन F2 इज इक्वल टू यस 0। यस, और 1/F1 और 1/F2 की वैल्यू गिवन है। एक मिनट, इन कांटेक्ट, ओके, दोनों का जो रिजल्टेंट पावर है वो गिवन है, ठीक है, दोनों का। यस और दूसरे में दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस का पावर भी गिवन है, तो अब डाइवर्जेंट वाले का आपको फाइंड करना है ना, ठीक है। तो ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2 इज इक्वल टू 0 होता है। इस तरह का कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद आपको क्या बोला है बेटा कि ये दोनों चीज ऑब्वियसली अब P1 क्या हो प्लस जाएगी। P2 इज इक्वल टू प्लस 5। हाँ यस, तो ओमेगा 1 अपॉन F1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा 2 अपॉन F2। ये आप लिख सकते हो, और इसी चीज को आप लिख सकते हो ओमेगा 1 इंटू P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा 2 इंटू P2, ठीक है। अब यस आपको सर। दिया हुआ है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन का पावर दे रखा है, यानी कि 1/F1, या फिर डायरेक्टली आप P1 प्लस P2 लिख सकते हो। P1 प्लस P2 इज 2 डायोप्टर, करेक्ट। यस सर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। सर एक और एक और दिया है ना सर? और हाँ, कॉन्वेक्स लेंस का दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस इज पावर 5d। तो आपको P1 की वैल्यू 5d दे रखी है, तो P1 की वैल्यू 5 डाल दो, प्लस P2 इज इक्वल टू 3, तो P2 सॉरी, तो P2 की P2 वैल्यू आ गई -3। -3। बस, तो यहाँ पर आप इसको रख सकते हो, आपको रेशियो मिलेगा, है ना। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर्स, आ गया, ये तो डायरेक्टली आ गया, ओमेगा 1 अपॉन यस ओमेगा 2। सर। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ P2/P1, है ना। P2 इज ये 3/2 आ गया, 3 बाई सॉरी 5। 3 3 बाय बाई 5 आ 5। गया, गलत लिख दिया, 3/5 आ गया, ओवर। ओह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा, 7 IC नंबर। 7। ओके, इन चैप्टर एक्सरसाइज ये 9 आ गई, 8 आ गई, 8 से ऊपर आएगी 7। ओके, क्या पेज नंबर पता है क्या? कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर? सर 331 का फर्स्ट क्वेश्चन है सर। 331 में अच्छा, सबसे 331, यस यस यस। ओके, मैं 331 पेज नंबर पर पहुंच गया हूँ। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, ये इलस्ट्रेशन है बेटा, यहाँ पर कोई इन सर चैप्टर नहीं दिया। ग्लास रॉड हैज ends as shown in figure।
ओके, हाँ हाँ, मिल गया, यस। A glass rod has, and as shown in the figure, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह से बता रखा है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका म्यू दिया है, तो ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ओ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो देखो इस वाले में क्या करना है आपको, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट गिवन है जिसमें ये r/2 है, तो यहाँ वाला बेटा यहाँ वाला जो है ये r/2 है, और आगे वाले की रेडियस जो है वो r है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A glass rod and figure refractive index mu है, the object is at point O at distance 2r from the surface of the larger radius of the curvature. The distance between the apex and the ends is 3r, total 3r दे रखी है, ठीक है, as shown. तो show that the point O is formed at a distance of this, ठीक है। बेटा ओ का इमेज कहाँ बनेगा वही आपको फाइंड करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो देखो ये ओ है यहाँ पर, यहाँ से 2r डिस्टेंस पर है, और बेटा इस वाले की जो रेट हेलो ऑडिबल, यस सर। गुड। तो बेटा यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, और आपको ये या तो क्या करना है, फर्स्ट सरफेस से आप रिफ्रैक्शन करवाओ, ठीक है, और इमेज कहाँ बनती है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, n2 अपॉन v, यानी कि म्यू अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। तो बेटा जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट One. मीडियम है, तो 1 अपॉन 2r, लेकिन इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये लेफ्ट वर्ड है ना, मतलब पोल से लेफ्ट वर्ड है, ऐसा बोल सकते हो। दैट इज n2 माइनस n1 अपॉन r, और r को कैसा लोगे, राइट डायरेक्शन में आ रही है ना उसके सेंटर, तो इसलिए उसको पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी बेटा, v की वैल्यू मिलेगी, है ना, यहाँ से आपको v की वैल्यू मिलेगी। तो बेटा अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है, ऑब्जर्वर के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यदि ये इमेज v डायरेक्टली यदि यहाँ इसके बीच में ही बन रहा है, 3r से कम है, तो वो कहाँ बन जाएगा, इस ग्लास रॉड के अंदर बन जाएगा। लेकिन 3r से ज्यादा डिस्टेंस दिख रही है, तो क्या करोगे आप बेटा, उसका फिर से यहाँ सेकंड सरफेस पर आप उसका फिर से रिफ्रैक्शन करवाओगे। आर यू गेटिंग? तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी, तो ये सेकंड सरफेस यानी कि इस पॉइंट से क्यों कितना सर? आगे बन रहा है, तो वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा इसके लिए, ठीक है। हेलो, यस सर। मेरी बात समझ पाए? ये ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करो, तो ये नीचे 2r आ गया, और यहाँ पर 2 म्यू माइनस 2, और यहाँ पर -1, तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं 2 म्यू माइनस 3 अपॉन 2r, ठीक है। तो v की एक वैल्यू आ गई हमारे पास, तो v की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज 2 म्यू r अपॉन 2 म्यू माइनस 3, ठीक सर है। तो ये वैल्यू 3r से बड़ा है, इसीलिए हमें वापस रिफ्रैक्ट करना पड़ेगा। यस बेटा, तो अब हम ओके लोग सर। ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना, म्यू तो वैसे भी ग्रेटर देन 1 होता है, तो हम लोग ऐसा सर मान लेते यही हैं कि डाउट था 3r सर से कि बड़ा है, कैसे तो हमें पता चला कि दूसरे बार रिफ्रैक्ट करवाना है। यस So can you repeat? बेटा, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से जो भी वैल्यू आई, ठीक है, ये जो कुछ भी वैल्यू आई, तो अब हम मान लेते हैं कि ये जो है 3r से ज्यादा है,
ये वैल्यू कितनी है, 3r से ज्यादा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, इस सेकंड सरफेस, दिस सेकंड सरफेस, इससे आप क्या करोगे, अब आप फिर से रिफ्रैक्शन करवाओगे। इवन ये इससे कम भी आता है ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर यू गेटिंग? यदि ये 3r से कम होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी फिर से रिफ्रैक्शन कराओगे और बाहर की तरफ इमेज बनाओगे। यस, ओके दोस्तों। वैसे यहाँ पर म्यू की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है ना, यहाँ पर म्यू की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन दी भी होती तो भी हम इसको कर सकते हैं। तो चलो आप मान लो, आपको नहीं पता कि क्या हुआ, तो आप मान लो कि यहाँ बीच में कहीं I1 फर्स्ट इमेज यहाँ बन गया, मान लिया कि यहाँ बन गया, ठीक है। टोटल 3r है ना, तो 3r में से मैं ये वाला माइनस कर लूंगा, क्योंकि ये वेरिएबल में तो हम ऐसा कर सकते हैं ना। तो यह वाली डिस्टेंस को अब हम u बोलेंगे फॉर द सेकंड सरफेस। ओके, आ रही बात समझ? तो अब आप नया u क्या लिखोगे, नाउ फॉर सेकंड सरफेस। नाउ बेटा सेकंड सरफेस के लिए अब u की वैल्यू आप लिखोगे, u इज इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस थी 3r और उसमें से यहाँ तक वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला आपने क्या कर दिया, माइनस कर लिया। इसको v1 लिख देते हैं, ठीक है, इसको v1 लिख लेते हैं। या तो अब आप इसको लिख लोगे कि टोटल 3r में से आपने माइनस कर लिया 2 म्यू r अपॉन 2 म्यू माइनस 3। ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो सेकंड सरफेस के लिए लेफ्टवर्ड है, तो इसको आप क्या ले लोगे, पूरे को नेगेटिव ले लोगे इस तरह से। और अब आप लगा लो 1/v, सॉरी n2 अपॉन v, तो n2 बाहर की तरफ कौन है, एयर है ना, तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u की जगह ये ऊपर ये वाली चीज लिखनी, इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ी अच्छी फॉर्म मिलेगी, ठीक है ना। दैट विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, लेकिन अभी r किस तरफ है, अभी फिर से राइटवर्ड है तो पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। लेकिन ये r/2 के बराबर होगा, क्लियर, क्योंकि दिख रहा है आपको इसकी रेडियस r/2 बताइए क्वेश्चन में। गॉट इट? क्या आप मेरी बात समझ पाए? हेलो, यस सर। यस। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो भी ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में वो चीज प्रूव हो जाएगी। देखो बहुत गंदा सा दिख रहा है, वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? नो सर। गुड, तो हो जाएगा ये सॉल्व, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है ना। सबको समझ में आया? पहले फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन करा दिया, फिर सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन करा दिया, ठीक है। हाँ, यदि वो ज्यादा भी होता ना तो भी आपका आंसर ऐसा ही आता, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें हमने u को नेगेटिव ले लिया तो उसमें u पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। और अभी हमने जैसे यहाँ पर क्या किया, 3r माइनस ये किया, यदि ज्यादा होता तो क्या करता, उस टोटल डिस्टेंस में से हम लोग इस डिस्टेंस को माइनस करते, ठीक है। क्लियर? अच्छा एक मिनट, एक प्रॉब्लम हो गई। यहाँ से हम लोग इस कर्व सरफेस तक ले रहे हैं ना, तो बेटा ये 3r में से r/2 को माइनस करना पड़ेगा। बेटा 3r में से r/2 को माइनस करें तो कितना आता है, 5r/2, राइट। ये 3r की जगह 5r/2 लेना पड़ेगा, 5r/2। क्या आप मेरी बात समझ पाए? मैंने यहां से इस कर्व सरफेस के इस पॉइंट तक ये वाली डिस्टेंस टोटल ली, तो ये कितनी हो जाएगी, 5r/2। और यहाँ पर लेट से इमेज बनाता तो ये v1 हो गया, तो अब 5r/2 में से v1 को माइनस कर लूंगा तो मेरे को ये डिस्टेंस मिलेगी। डू यू एग्री? या अब आपको आंसर मिल जाएगा बेटा, अब परफेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। नाउ यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। देखो अभी ये 10 म्यू माइनस 9 है ना, तो देखो ये 5 का मल्टीपल होगा तभी तो ऐसा आएगा, तो यहाँ से आपको 5 मिल रहा है, ठीक है ना। देखो इसका या हो जाएगा ये। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम किसी को? हेलो, नो सर। थोड़ा सा गंदा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं, आंसर जरूर आएगा इसका पक्का। चलिए ये सारी चीजें क्लियर हो गई, आ जाए अब एक्सरसाइज में 1 में। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 शिव ने भेजे हैं कुछ डाउट्स 8, 19, 20, 21, 33। सर आप क्या यहाँ पे लिस्ट बना के लिख सकते हो सर? लिस्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं बेटा, कुछ आइडिया है? मतलब क्वेश्चन आप नंबर्स लिखते जाओगे सर, ताकि हमें पता चले कि कौन सा क्वेश्चन दूसरे वालों ने भी बोल हाँ दिया है। हाँ हाँ
हाँ हाँ, यस यस यस, वो तो मैं करने ही वाला हूँ, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 का 8, उसके बाद है 19 20 19। हाँ बेटा, और कौन सा बेटा गाना गा रहे हो, सबको सुन रहा है? हाँ जी, So 8 number 19 12. 20 23, यस। सर और 12. 9 15 24 ओके 27 29 30 ओके 22 26 35 22 38 26, ठीक है। 35 और 38 35 38 है ना? यस सर। So number ओके, 12 भी. नंबर 12. 12। ओके, यहाँ पर 12 और डाल दिया मैंने, ठीक है। चलिए दोस्तों, जल्दी से आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पर, और आज इसको पूरा डिस्कस कर ही लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए सबसे पहले, ठीक है। नहीं, 8 पर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही लॉजिक से करना है आपको, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल मिरर गिवन है इस तरह से, और एक और मिरर गिवन है जो इस तरह से कुछ एंगल बना रहा है 120 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर आपको गिवन है ये 30 डिग्री कुछ गिवन है ना, ये 30 डिग्री गिवन है। और यहाँ पर है कोई ऑब्जेक्ट ओ। बेटा आपको पूछा है कि ए यदि यहाँ पर है, बी यदि यहाँ पर है, और सी, सी जो बैठा है वो यहाँ बैठा है, तो इनमें से किस किस को एक ही इमेज दिखाई देगा, सिर्फ एक इमेज दिखाई देगा, ओनली सिंगल इमेज। तो आप क्या करोगे? आप बोल दोगे कि यार ये तो एग्जैक्टली क्या है, दोनों के दोनों मिरर जहां पर मिल रहे हैं वहां पर इसको ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है ना। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले यदि मैं ओ की बात करूं तो देखो, ओ का, ओ से जाने वाली रेस किस किस तरफ जा सकती है, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो इसका मतलब क्या है यार, रिफ्लेक्शन के बाद सी को ये दिखाई देगा, यस और नो? तो मतलब ये जो किसी एंगल पर मिरर रखा है, इसका इमेज सी को आराम से दिखाई देगा, राइट? अब क्या ए वाले यानी कि इस हॉरिजॉन्टल वाले मिरर पर इस सी का इमेज दिखाई देगा? तो देखते हैं सी को दिखेगा या नहीं दिखेगा। बेटा कोई तरीका है कि रे जो है वो इस हॉरिजॉन्टल मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सी के पास चला जाए? कोई तरीका है इसका? नो नहीं सर। ना, नहीं। तो हॉरिजॉन्टल मिरर से इमेज सी को नहीं दिखाई देगा, मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर में सी को नहीं देख पाएगा, सॉरी, सी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल मिरर में नहीं देख पाएगा, सिर्फ इस एंगल वाले मिरर में ही देख पाएगा। तो सी है जिसको सिर्फ एक ही इमेज दिखता है, ठीक है। अब बी की बात करते हैं, तो बेटा बी यहाँ पर है ना, तो क्लियरली दिख रहा है सर, बी को दो यहाँ इमेज से तो भी दिख ही दिख रहा जाएंगे। है और यहाँ से भी दिख रहा है, ठीक है। तो उसको, बी को दो इमेज दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए की ए बात का क्या करते हैं, होगा सर? ए के लिए देखते हैं। बेटा ए को एक तो इमेज डायरेक्टली एक तो ऐसे दिख ही जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है ना, तो एक तो दिख गया। अभी दूसरा इस एंगल वाले मिरर से दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो उसकी बात करते हैं। बेटा मैंने बोल दिया कि चलो एक रे ये ऐसे आई यहाँ से किसी एंगल पर, तो बेटा ये रिफ्लेक्ट होकर ए के पास बिल्कुल जा सकती है, जा सकती है ना। तो ए को भी टू इमेजेस दिखाई देंगे आराम से, कोई यस दिक्कत नहीं। सर। लेकिन बेटा सी सिर्फ ऐसा अभागा है जिसको एक ही में मिरर में दिखेगा, ठीक है, क्लियर। और बेटा इसका रीजन क्या है, एग्जैक्टली इसको यहाँ कॉर्नर पर रखा है। यदि ओ को मैं बी की जगह रख लेते ना, ओ को यदि हम बी की जगह रख लेते तो बेटा तीनों को दो दो इमेज दिखाई देते, ओके, समझ आया? ये एग्जैक्टली बॉर्डर पर रखा है ना दोनों के या, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो इमेज जाएगी, सॉरी रे जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी लाइन के अलोंग आएगी, और इसके बाद यदि राइटवर्ड गई तो वो तो दूसरे मिरर पर बनेगा, तो वो तो सी को दिख ही रहा है। लेकिन लेफ्टवर्ड वाले पर आया तो वो कभी सी के पास नहीं जाएगी, इसलिए सी को सिर्फ एक ही इमेज दिखाई देगा, ओके, दैट्स ऑल। तो आंसर क्या है इसका? सी को दिखेगा, ओनली सी को एक इमेज दिखेगा, तो गॉट इट बी सर। ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है कि कर्व्ड मिरर है, यानी कि इस तरह का कॉन्केव मिरर है,
और इसका एंगल नहीं दिया, आपको बोला है कि इस तरह से यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, यहाँ पर कहीं, सॉरी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, नॉट द ऑब्जेक्ट, नॉट द ऑब्जेक्ट, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सी, और यहाँ पर कुछ थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, और इस तरफ से भी थीटा एंगल बनता है, ऐसा आपको बोला गया है, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ठीक है। तो बेटा अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द कोन एंगल थीटा, ओके, एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच द रे इंसिडेंट ऑन द मिरर parallel to the principal axis suffers reflection after, okay, reflection more than one, ठीक है। बेटा ये क्या बोल रहा है कि कोई यदि लाइट रे ऐसे मिरर के ऊपर ना ऐसे पैरेलली आए, ठीक है, तो ये पैरेलली कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो बेटा यहाँ से ये एंगल यदि थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा ना, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो वो फिर से मिरर पे गिरनी चाहिए, तो बेटा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, और वो फिर से मिरर पे क्यों गिरना चाहिए, क्योंकि मोर देन वन रिफ्लेक्शन कराने, मोर देन वन रिफ्लेक्शन करवाने, इसीलिए, ठीक है, मेरी बात समझ पाए। तो बेटा यहाँ वाला एंगल भी थीटा है, तो डेफिनेटली ये थीटा, तो ये वाला भी अभी क्या आ जाएगा, यहाँ पर थीटा आ जाएगा, और रे यहाँ से फिर से थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर पैरेलली चली जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ, तो तो वहां पे अब यहाँ थीटा पर क्यों आप, हुआ सर? बेटा बताता हूँ, हाँ, यहाँ पर आपको ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा और ये भी थीटा मिला, और एक पूरे ट्राइंगल को ले लो बेटा, तो क्या होता है, ठीक है ना, समझ गए, 4 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री आंसर आना चाहिए। हाँ, अब थीटा क्यों हुआ बेटा, इसका रीजन ये है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसकी बाउंड्री मतलब दोनों तरफ थीटा एंगल ही है, ऐसा आपको बोला है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा बोला है इसने, मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा के लिए आप क्या करोगे, रे को इस तरह से इंसिडेंट करो कि वो डायरेक्टली इस मिरर की बाउंड्री से ही टकराए, मतलब लास्ट कॉर्नर वाले पॉइंट से टकराए, ठीक है, तो ये इसकी हाईएस्ट लिमिट हो गई थीटा, थीटा मैक्सिमम एंगल हो गया जहां पर ये रे टकरा सकती है, सॉरी मिनिमम एंगल हो गया जहां ये टकरा सकती है, ठीक है। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन करके वापस जाएगी तो इस तरह का होगा। अब बेटा दूसरी तरफ से भी उतना ही एंगल बनना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पहले ही बोला है कि दोनों तरफ इक्वल एंगल बनेगा। आर यू गेटिंग? यस, हेलो यस सर, गॉट इट सर। बेटा देखो ऑप्शन तो बहुत सारे थे, है ना, ऑप्शन ये भी था कि आप ऐसे लेकर आते और इसके बाद भी क्या रहता, मिरर रहता, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला है कि थीटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए इस मिरर का ये वाला पार्ट आपको इरेज करना पड़ेगा, ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रखना पड़ेगा, तो आपको ये मान के चलना है कि बॉर्डर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है, तो यहाँ से ऐसा हो रहा है, तो बेटा आप ज्योमेट्री बिठाओगे ये वाला भी थीटा आएगा, तो फिर इधर वाले की भी आप क्या कर लोगे, लास्ट बाउंड्री पकड़ लोगे, तो ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा आएगा, तो ऐसे में आप लोगों को आंसर क्या मिल रहा है, समझ में आया? यस बेटा, ये दोनों तरफ थीटा होगा ऐसा क्वेश्चन में बोला है, इसी वजह से हम लोगों को ये वाले एंगल्स भी बचे हुए थीटा ही लेने पड़े, है ना, क्या, सो आंसर आ गया इसका 45 डिग्री, दैट्स ऑल, थोड़ा सा कॉमन सेंस था और कुछ नहीं, ठीक है, कोई मेथड नहीं है इस क्वेश्चन को करने का, सिर्फ कॉमन सेंस है, ज्योमेट्री मैथ्स जो 10th क्लास में आपने सीखी होगी, ओके सर। ओके, या तो नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 तो सबका क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 12, 15, 19 में आते हैं, तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ, डिस्टेंस ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ए इज बी, ठीक है, देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द फोकस इज, बेटा इसमें क्या तकलीफ आई? हाँ जी बच्चों, आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में, आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे, पर चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी क्वेश्चन पढ़ो, डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, बेटा रियल ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इधर, यहाँ कहीं, तो इसका मतलब वो तो यू नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो फ्रॉम द फोकस, देखो ये कहाँ से दे रखा है,
फ्रॉम द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है ना, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है। रुको रुको, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले लिख लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर a दिया है एंड डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज b। तो फोकस से उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा? फोकस यहां से इसकी डिस्टेंस b और बेटा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है a। क्लियर? सॉरी सॉरी सॉरी, गलत लिख दिया। सर फोकस दूसरी कॉन्वेक्स साइड मिरर होगा। का फोकस इस तरफ होगा, राइटवर्ड होगा, है ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया। हाँ जी, तो बेटा इसका राइटवर्ड होगा, ठीक है। चलिए, तो सॉरी इसको लिखने में गड़बड़ कर दी। हाँ, एक बार फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा डिस्टेंस ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ए। आप समझ गए अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, ये तो है ऑब्जेक्ट और ये है फोकस। फोकस इज जस्ट r/2। यहाँ से यहाँ तक फोकस की वैल्यू कितनी होती है? r/2 होती है ना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को b लिखा है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू कितनी है? a है, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इमेज की पोजीशन डायरेक्ट क्या होगी? फॉर्मूला ही डालना है ना, 1/. हाँ यस, डायरेक्ट फॉर्मूला ही डाल दो, आपका काम हो जाएगा। u की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ a माइनस, बेटा ये कितना, सॉरी b माइनस a/2, b माइनस a/2। डू यू एग्री? अरे r/2 का मतलब b/2 हो गया ना। यस सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट b/2, a/2। हाँ, r/2 का मतलब a/2 हो गया, ठीक है। ये फोकस आ गया, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हो गई a/2, ठीक है। u की वैल्यू क्या हो गई? माइनस ऑफ b माइनस a/2। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करोगे? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f डाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यस बस put the value, get the answer, you will get it. Next, अगला प्रश्न। बेटा इमेज जो v आएगा ना, उसकी फोकस से डिस्टेंस बतानी है, ठीक है ना। तो वो आंसर आप निकाल लोगे फिर। चलिए नेक्स्ट, क्या इस 12 नंबर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट रहा? हेलो, कोई डाउट तो नहीं? बस आप इसको बेटा आप सॉल्व करोगे तो आपको v मिलेगा, ठीक है। अब v पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग आप इसको आगे सॉल्व करोगे। तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वैल्यू ही कुछ मिलेगी आपको, और जो भी v मिला, v में से आप फोकल लेंथ इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। यू विल गेट द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। बेटा ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। यस तो फोकस और इमेज के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी इसमें, ये आप कर लोगे, ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज choose the correct statement related to the information of the object and its image in case of mirrors। मिरर्स के केस में आपको बताना है, ठीक है। Object and its image always move along the normal with respect to mirror in opposite direction। बोलो दोस्तों, क्या ये सही है? Object and its image always move along normal, है ना, always move along normal with respect to mirror in opposite direction। बेटा ऐसा प्लेन मिरर होता है तब तो ऐसा होता है, और बाकी दूसरे मिरर्स हो तब। सर वही फॉर्मूला लगता है ना सर? यस बेटा, यदि नॉर्मल के अलोंग हो तो हमेशा सेम, यानी कि कोई भी मिरर हो, यदि ऑब्जेक्ट्स नॉर्मल के अलोंग मूव कर रहे हैं तो हम प्लेन मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यस और नो? करेक्ट? यस सर। यस। तो यदि ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ बढ़ेगा, और ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगा। ओके, यदि ये अलोंग द नॉर्मल चल रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। Only in the case of convex mirror it may happen
that the object and image moves in the same direction. Only in the case of concave mirror, it may happen that the object and its image moves in the same direction. Only in the case of plane mirrors, object and its image move in opposite direction. तो आपको क्या चूज करना था? करेक्ट स्टेटमेंट्स. इसमें मोर देन वन करेक्ट है क्या आंसर? नो सर, एक करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया सर. तो बेटा लास्ट वाला आप पढ़ लो. ओनली इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, सिर्फ प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. बेटा ये तो सही बात बोली है ना? हेलो. यस सर. यस. ठीक है. देखो इसका कहने का क्या मतलब है. ओनली इन द केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज. सर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में भी सेम ही चीज होता है ना? हाँ बेटा, लेकिन उसमें फोकस से पहले और फोकस से बाद में कुछ चेंज हो जाता है, राइट? हेलो. सर कॉन्वेक्स में चेंज नहीं होता है ना सर? कॉन्वेक्स में तो हमेशा एक ही इसमें फॉलो होता है ना सर? कैसे बेटा? सर कॉनकेव मतलब फोकस के हाँ, हाँ, हाँ. अगर आगे जाएंगे तो फिर अच्छा, पीछे एक मिनट हाँ. एक मिनट. हाँ रुको एक मिनट. हाँ जस्ट अ मिनट, मेरे को एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ने दो. मैंने कुछ तो इग्नोर किया है तभी. जस्ट अ मिनट, एक बार ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो. हाँ, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सोच समझ के करना है बेटा. फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ो. ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज ऑलवेज मूव अलोंग द नॉर्मल. वो हमेशा नॉर्मल के अलोंग ही मूव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू मिरर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. ठीक है. तो यार नॉर्मल के अलोंग ही मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो बेटा वो नॉर्मल के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो एक तरह से हम लोग प्लेन मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं. तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट एंड इमेज एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे. क्लियर? एग्री? यस सर. दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल के लिए क्या होता है? नॉर्मल के लिए इस तरह से रहेगा, है ना? तो इस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो कि यदि वो नॉर्मल के अलोंग ही मूव कर रहे हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट अलग डायरेक्ट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने चाहिए. ए स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलोंग द नॉर्मल लिखा है. यदि अलोंग द नॉर्मल नहीं लिखा होता तो गड़बड़ हो जाता. नेक्स्ट. Only in the case of convex mirror, it may happen that object and its image move in the same direction. बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है. तो बी ऑप्शन कोई जरूरी नहीं है. थर्ड. ओनली इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर इट हैपेंस द ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूव्स इन द सेम डायरेक्शन. बेटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो कहाँ रखा है इस पर पूरा डिपेंड करेगा ये. ठीक है ना? आपको फॉर्मूला याद है? velocity of image is equals to v square upon u square into velocity of object, right? तो हम लोग उसको माइनस भी प्रॉपरली आएगा ना सॉल्व. सर? हाँ, या माइनस. ठीक है ना? तो हम लोग इसको सॉल्व करते थे, तो उसके बाद हम लोगों को जो भी है वो आंसर मिलेगा, है ना? लेकिन केस ऑफ मिरर इट हैपेंस है तो ऑब्जेक्ट एंड मूव्स इन द सेम टाइम. हाँ ठीक है. लास्ट वाला बेटा, उसकी पोजीशन क्या है उस पर पूरा डिपेंड करेगा. ठीक है ना? इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो अब लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं. इन केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. बट बेटा यहाँ पर अलोंग द नॉर्मल है या नहीं है ऐसा नहीं बोला है. लास्ट वाला ऑप्शन सही होता यदि अलोंग द नॉर्मल बोलता. यदि ये प्लेन मिरर है ना, तो क्या होगा? यदि ये प्लेन मिरर है और अलोंग द नॉर्मल यदि चल रहा होता तो दोनों ऑपोजिट चलते. यदि इमेज ऐसे जा रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऐसे जाएंगे, है ना? ये ऑब्जेक्ट है, यदि ये टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है तो इमेज भी टुवर्ड्स मिरर जाएगा. ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम मिरर जा रहा है तो इमेज भी अवे फ्रॉम मिरर जाएगा, है ना? लेकिन दूसरा केस, यदि ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्लेन मिरर चल रहा है तब क्या होगा? यदि ये पैरेलल टू प्लेन मिरर चल रहा है तो इमेज भी पैरेलल टू प्लेन मिरर चलेगा. इस केस में तो ये गलत हो गई ना बात. यस. तो डी ऑप्शन तो गलत है, सी गलत है, बी गलत है, ए ही सबसे ज्यादा एक्यूरेट है. ठीक है, Got समझ it, रहे sir. हो? या सो ए ऑप्शन इज मोर एक्यूरेट. नेक्स्ट. 15 के बाद कौन सा क्वेश्चन था? 15 के बाद आ गया 19, 20 एंड 21. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए. 16 बाकी रह गया है. एक मिनट. 12, 15 के बाद 16 नोट नहीं करवाया, चलो कर लेते हैं, है ना? Okay. 16.
16 में हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि n1 यहाँ से लाइट रे आ रही है, तो मीडियम क्या है, n1 की वैल्यू √3 दे रखी है, और लास्ट में n5 जो है वो 1.6 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर डायरेक्ट ओके, हम n1 mu1 sin theta 1 is equal to 1.6 into sin theta 5 कर सकते हैं। या आप बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल सर सही, क्योंकि स्नेल्स मतलब लॉ बाकी से। सब भी सेम हाँ बेटा, इक्वालिटी वाले हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। देखो एक्चुअली क्या होगा, या इस चीज को आप रेडीमेड याद रख सकते हो बेटा, वो कितनी भी स्लैब से गुजर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको इंसिडेंट और इमरजेंट मीडियम देखना है, आपको इंसिडेंट एंड मीडियम ऑफ इमरजेंस देखना है ना, मीडियम ऑफ इंसिडेंस एंड मीडियम ऑफ इमरजेंस। तो देखो यहाँ पर एंटर कर रहा है ना, मैं सिर्फ 3 मीडियम्स के हेल्प से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लिया कि ये यहाँ से थोड़ा डेविएट हो गया, तो ये यदि एंगल आई था तो ये R1 हो गया, यदि ये R1 है तो बेटा यहाँ पर भी R1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बाहर निकला लेट से, तो ये R2 हो गया, तो बेटा यहाँ पर भी क्या होगा, R2 होगा, और लास्ट में ये बाहर निकल रहा है, तो इसको मैं E लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं E लिख लेता हूँ। तो मान लिया कि ये है N1 मीडियम, ये N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये N3 और ये N4। चलिए अब हम सॉल्व करके देखते हैं। N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सेकंड मीडियम तो से इन्होंने रिफ्रैक्ट हो वन रहा से है, रिस्पेक्ट में पूछा है सर, n2 1 है क्या बेटा? सर, यहाँ पे n2 1 होगा ना सर। हाँ, हाँ बेटा, मैं इसको स्नेल्स लॉ से प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, स्नेल्स लॉ से प्रूव करके दिखा रहा हूँ मैं, प्रॉपरली सॉल्व करके। तो N2 साइन अब कौन सा है, R1, R1 पर एंटर कर रहा है ना, यहाँ से थर्ड मीडियम है, सेकंड से थर्ड में। तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, N2 साइन R1 इज इक्वल्स टू N3 साइन R2। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब R2 एंगल से एंटर कर रहा है नेक्स्ट वाले मीडियम में, तो आप लिख सकते हो N4 साइन, सॉरी N3 साइन R2 इज इक्वल्स टू N4 साइन E, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो देखो आप एक काम कर सकते हो, N2 साइन R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये आ गई N3 साइन R3, और N3 साइन R3 की वैल्यू ये रही, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं N1 साइन I इज इक्वल्स टू N4 साइन E। यस और नो? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can say N1 sin I is equals to N4 sin E, yes or no? बच्चों यस क्या ये सर। आपको क्लियर हुआ? तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। N1 की वैल्यू √3 है, I की वैल्यू 30 डिग्री है, और N5 की वैल्यू 1.6 है, तो डायरेक्टली 1.6 डालना और E की वैल्यू डाल देना, ठीक है ना। जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, तो उसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? 16 में किसी को कोई कंफ्यूजन? तो आप क्या करोगे, क्लियर N1 सर। या N5 sin E, यहाँ से आपको E की वैल्यू मिल जाएगी, एंगल ऑफ इमरजेंस, दैट्स ऑल। ओके सर। ठीक, सर कैलकुलेशन खुद कर लूंगा सर। हाँ, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ पर आपको दे रखा है, माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड देन its objective is raised through a height of 2 centimeter. If the glass slab of refractive index 1.5 is placed over this, the point object such that it is focused again. Okay, thickness of the glass slab is, बेटा देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस उलझाया है माइक्रोस्कोप का नाम लेके, है ना। तो माइक्रोस्कोप के नाम से ही आधे लोग डर गए होंगे कि सर इसको ये क्या होता है, कैसे होता है, मुझे तो पता ही नहीं है ना। आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। 19 बेटा आप समझ लो कि लेट से यहाँ पर कोई माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और ये इस पर क्या करता है, अच्छे से फोकस कर पाता है, ठीक है, ये यहाँ पर अच्छे से फोकस कर पाता है लेट से। अब क्या कर रहे हैं, इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर खींच लिया, तो इस लेंस को उठा के 2 सेंटीमीटर ऊपर ले लिया, तो अब ये कितना हो गया, f+2 हो गया, यस और नो, करेक्ट। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अब चाहिए कि आप फिर से इसको सही से देख पाओ,
तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ग्लास स्लैब एंटर करवानी है। अब यहाँ पर आप एक ग्लास स्लैब रख दोगे इस तरह से। तो यदि आप ग्लास स्लैब रखते हो तो ये ग्लास स्लैब में आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर कितना अपेरेंट शिफ्ट होगा कि प्रॉपरली आपको दिखाई दे। बोलो, आप बोलोगे कि यार डी डैश की वैल्यू यदि एफ के बराबर हो तो ये फोकस कर पाएगा, यानी कि आपको 2 का शिफ्ट चाहिए, है कि नहीं? बोलिए दोस्तों। हेलो। अच्छा तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, शिफ्ट मिल गया। यस बेटा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली डाल दो। तो आपसे पूछा क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब पूछा है ना, थिकनेस ऑफ स्लैब पूछा है 1 माइनस 1/1.5। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो ये आ गया t/3 इज इक्वल्स टू 2, t इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ पाए? ओके फ्रेंड्स। तो देखो पहले ये फोकस करता था एफ पर, यानी कि एफ डिस्टेंस पर उसका फोकस है। तो सिंपल सी बात है कि कितनी थिकनेस की ग्लास स्लैब रखें, तो बेटा टोटल डिस्टेंस एफ प्लस 2 है। तो आप 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट करवा दो, बस इतना करवा लोगे तो वो एग्जैक्टली फोकस कर पाएगा। यस बेटा, आप अपेरेंट डेप्थ का ही फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है ना, और कुछ नहीं। क्लियर? तो एक तरह से आप अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। एक ही बात है, आपको आंसर मिल जाएगा, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म। नेक्स्ट, तो मैंने अपेरेंट शिफ्ट लगाया, ये क्या है, ये अपेरेंट शिफ्ट। ओके ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा गया है, देखो यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है और इस तरफ से लाइट रे एंटर करती है किसी एंगल पर, वी डोंट नो। यहाँ से एंटर करेगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और यहाँ आएगी, और यहाँ पर ये TIR हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और फिर यहाँ से यहाँ आएगी और फिर यहाँ से बाहर भी निकल रही है, ऐसा बोला है आपको, ये थीटा एंगल पर बाहर निकल रही है। बेटा एक चीज तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या, कि यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसका है n2 और यहाँ TIR हो रहा है, तो मान लो कि ये एंगल है I, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा R। बेटा ये R है तो ये 90 माइनस R, एग्री? बेटा ये भी 90 माइनस R, डू यू एग्री? रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, यस और नो? और ये 90 माइनस R है तो बेटा ये यहाँ पर वापस R आ जाएगा, और ये R है तो बेटा ये फिर से कितना हो जाएगा, I के बराबर होएगा कि नहीं होगा? हेलो बच्चों, समझ आया? इतना समझ आया सबको? यस सर। यस। तो मतलब आपको इतना तो समझ में आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल होंगे, थीटा ही होगा। तो आप डायरेक्टली शुरू कर लो कि 1 sin थीटा इज इक्वल्स टू n1 sin r। ओके, तो यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी n1 sin r के बराबर, साइन r। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब TIR कराना है सेकंड सरफेस पर, तो TIR सेकंड सरफेस पर कब होगा, जब n1 sin, यस, n1 sin 90 डिग्री माइनस r इज इक्वल्स टू n2 sin 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तब ऐसा पॉसिबल है। डू यू एग्री, यस और नो? यहाँ से cos r मिल गया आपको n2/n1 के बराबर, यस और नो? ये क्रिटिकल एंगल है, मतलब क्रिटिकल है, या इसका कहने का मतलब है कि इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो ग्रेटर देन आप बोल सकते हो TIR कराने के लिए, तो TIR कराने के लिए इसे ग्रेटर होना चाहिए, यस, फॉर TIR। ये इस वाली सरफेस पर, ये वाटर वाली सरफेस यहाँ पर जो, तो यहाँ पर TIR कराना है आपको। तो TIR कराने के लिए क्या जरूरी हो गया, n1 sin 90 माइनस r, ये इंसिडेंट हो गया, सो इट शुड बी ग्रेटर देन n2 sin 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा हमें यहाँ से पता चला। बच्चों किसी को कोई दिक्कत है यहाँ से? हेलो
मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैं दोनों तरफ में माइनस साइन लगा लूं तो एक तकलीफ हो जाएगी इसकी वजह से कि यहाँ पर आपको इसका साइन उल्टा करना पड़ेगा, है ना? यस, यदि मैं यहाँ पर माइनस साइन लगाऊं तो अभी मैं क्यों लगा रहा हूँ सब आपको समझ में आएगा, है ना? सर साइन स्क्वायर आर में करने के लिए यस, वेरी गुड। दोनों तरफ वन वन को ऐड ऐड कर करेंगे देंगे तो सर। हाँ, तो यहाँ पर ये सर माइनस, माइनस होगा ना सर, 1 माइनस कॉस। हाँ या ये माइनस होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर इज लेस देन n2 बाय n1 का होल स्क्वायर। इज इट फाइन? यस सर। गुड, ऐसा आ गया। और हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर आर, सो इट शुड बी लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। ओके, क्लियर? बेटा साइन आर की वैल्यू जो है इट शुड बी लेस देन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय n1। एग्री? यस सर। बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ मैथ्स यूज की। मेरे को cos स्क्वायर आर मिला ना, उससे मैंने साइन स्क्वायर आर बनाने की कोशिश की, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से बन गया। सर यहाँ पे अगर ये एन स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय समथिंग से अगर छोटा है तो फिर ये ऊपर वाले न्यूमरेटर से छोटा ही होगा, ये हम बोल सकते हैं। यस बेटा। तो देखो, अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या पता है, साइन आर की वैल्यू क्या है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 साइन आर की वैल्यू कितनी आई थी? साइन थीटा बाय एन 1, ये आई थी ना? रख लो यहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में रख लो। तो ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो आपको मिलेगा साइन आर की वैल्यू जो है वो साइन थीटा अपॉन n1 है, एंड दैट शुड बी लेस देन रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1। दोनों तरफ n1 से n1 कैंसिल, साइन थीटा शुड बी लेस देन रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। आंसर कौन सा ऑप्शन? जो भी ऑप्शन ये है वही आंसर है। क्या आप समझ पाए बच्चा लोगों? हेलो हेलो हेलो, गॉट इट या नहीं? यस, वेरी नाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 था। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है इस क्वेश्चन में? आपको बोला है वर्टिकल पेंसिल रेज। ओके, और ये हाँ या ये कंटेनर वाला क्वेश्चन है। बेटा एक कंटेनर है और आप ये समझ लो कि इस लिक्विड में से, देखो लिक्विड ऐसे रहता है जनरली, है ना? और यहाँ से रेज बाहर निकल रही है, ये इस तरह से रेज आ रही है, पेंसिल ऑफ रे, यानी कि रेज आ रही है सीधी सीधी। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कभी भी कोई कंटेनर एक्सेलरेट होगा तो आपको पता है उसमें वाटर कैसा दिखने लग जाता है? ऐसा दिखने लग जाता है। यस और नो? डू यू एग्री? So why does this happen? बेटा यहाँ पर क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना? वाटर रेस्ट में रहना चाहता है लेकिन फ्रेम मूव कर रही है। आर यू गेटिंग? वाटर रेस्ट में रहना चाहता है लेकिन फ्रेम क्या कर रही है? एक्सेलरेट हो रही है। तो बेटा वाटर क्या होता है, इस तरह से, मतलब उसका वॉल्यूम तो, मतलब उसका शेप तो चेंज हो सकता है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। बेसिकली आप एक यहाँ पर देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये वाटर की सरफेस है, लेट्स से यहाँ पर आप एक पार्टिकल ले लो, वाटर का एक पार्टिकल लिया, इस पर mg नीचे लगता है और पीछे की तरफ शूडो फोर्स ma लगेगा, है ना? तो नेट फोर्स कितना आ रहा है बेटा? तो नेट फोर्स जो होगा वो इस नॉर्मल के अलोंग आ रहा होगा ऑब्वियसली, और वो कितना लगेगा? तो नेट फोर्स इधर रूट ऑफ ma स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो मान लिया कि ये वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है? तो अभी नॉर्मल में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें भी नॉर्मल ऐसे आएगा। मान लिया कि ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। इज इट फाइन? यस बेटा। और ये tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ma बाय mg, यानी कि a अपॉन g। गॉट इट? हाँ, अब बेटा ऐसा क्यों होता है ये चीज आप समझोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, नॉट नाउ। ओके, हेलो?
बेटा ये प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। एक बात याद रहे, इन द सेम लिक्विड एट द सेम लेवल प्रेशर इज ऑलवेज सेम। तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए लिक्विड को इस तरह से पीछे जाना पड़ता है, और वो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छे से सीखोगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखो कि लिक्विड यदि एक्सेलरेशन आगे है, आपको पता है, आप यदि किसी कार में बैठे हो और कार आगे की तरफ एक्सेलरेट होती है तो आप पीछे की तरफ सीट को चिपक जाते हो, और यदि कार चल रही है और सडनली ब्रेक लगा दिया जाता है तो आप आगे की तरफ लुढ़क जाते हो। यस और नो? यस, हेलो, यस सर। यस। तो वही लिक्विड के साथ भी हो रहा है, लेकिन लिक्विड के पास अपना शेप चेंज करने की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो ऐसा हो जाता है। So, but ठीक है, why can't the water level stay flat and all particles moving in the direction of acceleration? बेटा ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बट क्या है कि एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में ये स्लोप कांस्टेंट हो जाती है। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर बेटा स्लोप कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है, होती रहती है टाइम के साथ, ठीक है। So what I'm not getting is why does it get a slope, sir? Why can't it stay level and then accelerate? हाँ बेटा, उसके बारे में मैं आपको ये बोल रहा था कि देखो, यदि यहाँ अपने सॉलिड भरा होता, क्या सॉलिड, सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता, राइट? Yes, sir. करेक्ट। तो सॉलिड में क्या होता, सॉलिड में इस तरफ से जितना नॉर्मल आता वो क्या करता, इस अंदर वाले सॉलिड को क्या करता, एक्सेलरेट करता, राइट? दैट इज ओके। लेकिन बेटा लिक्विड के साथ ऐसा नहीं है, लिक्विड क्या करता है, फ्लो कर सकता है, क्या कर सकता है, फ्लो। तो इसलिए लिक्विड के पास, हम लोग लिक्विड में हम लोग फोर्स की बात नहीं करके प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है। और वो प्रेशर से ये प्रॉपरली आप समझोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। बेटा आप एक प्रॉपर ग्लास भी ले लो या फिर एक बड़ा सा कुछ कंटेनर ले लो और उसमें आप लिक्विड को लेके आप दौड़ने की कोशिश करो। यदि आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हो ना तो लिक्विड पीछे जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो तो लिक्विड फ्लैट रहेगा। यदि v कांस्टेंट है ना तो ये फ्लैट रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि आगे एक्सेलरेशन है तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। बेटा इसको और अच्छे से थ्योरी इस चीज की हम फ्लूइड मैकेनिक्स में समझाएंगे, अभी उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। डेफिनेटली यू विल गेट इट बट इन फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। या अब ये टिल्ट हो गया, टिल्ट हो गया, अब क्या करना है, रे बाहर नहीं जानी चाहिए। इसका मतलब इस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपको एक बात तो पता चल गई क्या, कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो a/g आ गई, ये आपको पता चल गया है ना। नेक्स्ट, ये थीटा यदि क्रिटिकल एंगल के बराबर या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तो उस कंडीशन में रेस बाहर नहीं जाएगी। अब हो जाएगा, अब सॉल्व कर लोगे? हेलो, Yes, sir. यस, ठीक है। सो यू विल गेट, तो ये सी की वैल्यू भी आपको पता है, सी की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1/μ। रखो यहाँ पर 4/3 था, नहीं आपको पता नहीं है, ठीक है, इसको सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग। ये 3/4 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो 3/4 के बराबर आ रहा है, मतलब थीटा 37 डिग्री आ रहा है, राइट? यस दोस्तों। तो हम लोगों को यहाँ पर पता है क्या, कि साइन सी इज इक्वल्स टू 1/μ होता है, और साइन सी की वैल्यू आप यहाँ से लिख ही सकते हो, अब आगे का काम है ना। यस, तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 37 डिग्री होता है 3/5 इज इक्वल्स टू 1/μ। तो म्यू की वैल्यू आप बोलोगे 5/3, लेकिन ये तो लिमिटिंग वैल्यू है, ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है, थीटा उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 5/3 से स्लाइटली ग्रेटर होनी चाहिए। क्लियर? आ गया आंसर, दैट्स ऑल। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 21 था, ठीक है बच्चा लोगों। हेलो, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। यस बेटा, उसकी पूरी थ्योरी मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में सीखोगे, है ना। यदि मैं अभी उसको वहां डिस्कस करने बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद बात करेंगे हम लोग 22, 33, 26, 22। ओके, 22 प्रिज्म वाला क्वेश्चन है, 2h डिस्टेंस दे रखी है,
ठीक है बेटा, आपको बोला है कि टू आइडेंटिकल थिन आइसोसेल्स प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए, सॉरी सॉरी रिफ्रैक्टिंग एंगल ए बोल रखा है आपको। ओके ओके ओके, रिफ्रैक्टिंग एंगल ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू प्लेस विद, ठीक है। तो बेटा आपको क्या है कि दो दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, टू प्रिज्म का कॉम्बिनेशन इस तरह से रखा हुआ है, आइडेंटिकल है इस तरह से। तो बेटा ये बोल रहा है कि इनका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है बेटा ये कितना है, इस कॉम्बिनेशन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए है, तो इसको आप ए लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, हम इस इन दोनों सरफेसेस को हमने कनेक्ट किया तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बोल रखा है म्यू, ठीक है, प्लीज विद देयर बेस टचिंग ईच अदर, ओके ठीक है, बेस उनके आपस में टच कर रहे हैं, ओके। Two parallel rays of lights are incident on the system as shown. ये two light rays आ रही है and the distance of the point where the rays converge from the prism is. Okay. तो रेस कहाँ कन्वर्ज होगी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन इज गुड। चलो देखते हैं। या तो यदि मैं इसको इस तरह से ले लूं तो क्या होगा, हम इसको एक लाइट रे इस तरह से आ रही है, आने के बाद लेट्स से वो इस तरह से यहाँ कहीं फोकस होगी, है ना, या ओके ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो आपको टोटल डेविएशन लेना है, कुल मिला के इसका डेविएशन लेना है, ठीक है। तो ये पैरेलली इंसिडेंट हो रही थी और इस तरह से आ रही थी, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन तो म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है ना, ये टोटल डेविएशन हो गया। तो बेटा ये या तो इनिशियल डायरेक्शन से इसका डेविएशन कितना हो गया, डेल्टा हो गया। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है, डेल्टा है, तो ये वाला एंगल भी डेल्टा के बराबर होगा, है ना। ये एंगल आपके पास आ गया और यहां से यहां तक की हाइट h है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस d है, तो आप क्या लिख लोगे, आप यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप d लिख सकते हो। यस बच्चों, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिख लोगे, हाँ टैन की फॉर्म में तो नहीं है तो डायरेक्टली टैन डेल्टा, और डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल इसलिए इसको हम लोग डेल्टा लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ओके। तो बेटे टैन डेल्टा को हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि h अपॉन डी इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, समझ आया। थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी समझना कठिन थी, क्वेश्चन की थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बट वी कैन डू। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ही टाइम बचा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है बेटा। आप खुद से एक बार अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। सो रिमेनिंग थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बच्चों, ओके सर। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।